फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देख रहे हैं विज़न का अपना टेस्ट तीसरा लगा रहे थे। तो उसमें हमने 670 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आगे के देखेंगे। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन से देश बुखारेस्ट 9 या बुखारेस्ट फॉर्मेट का हिस्सा है? एक जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा पोलैंड, चौथा हंगरी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1 2, बी केवल 2 3, सी केवल 3 4, डी केवल 1 4। तो आपको इसका आंसर बताना है सही। तो इसका 71 का सी सही है। देखिए क्या होता है ना कि ये टेस्ट लगाने से आपका करंट भी पूरा होता है, तो मैं आपको कहूँगी कि मतलब इस तरीके से भी आपको फ़ायदा देता है। लेकिन आप करंट अफेयर्स पे काफ़ी ध्यान दीजिए। ये एक सजेशन है। उसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए, जैसे एग्ज़ाम आ रहा है तो। तो अपना देखते हैं 70 का सी सही है। बुखारेस्ट 9 क्या है? पूर्वी यूरोप में 9 जो नाटो देशों का एक समूह है। जो पूर्वी यूरोप है उसमें 9 नाटो देश जो है, जो देश नाटो में शामिल हैं, उनका एक समूह है जो शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन का हिस्सा बने। ठीक है, तो जो कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच, जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद अमेरिका के नेतृत्व का जो नाटो है उस सैन्य संगठन में शामिल हो गए। बुखारेस्ट 9 या बुखारेस्ट फॉर्मेट का प्राय B9 के रूप में जाना जाता है। इसको कहते हैं बुखारेस्ट फॉर्मेट। 9 कंट्रीज तो बुखारेस्ट 9 या B9। इसकी स्थापना 4 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका नाम रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के नाम पर रखा गया। ठीक है, 2015 को बना था और रोमानिया की जो राजधानी है बुखारेस्ट के नाम पर। B9 के सदस्य देश हैं रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, 3 बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इसमें शामिल है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनको अच्छे से याद रखिए। पूर्वी यूरोप के कौन कौन से? रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवानिया, 3 बाल्टिक राज्य, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। मैं आपको कहूँगी इनको मैप में भी एक बार देख लें कि कहाँ पर है, तो वो सही रहेगा। पहले ये सभी 9 देश सोवियत संघ, वर्तमान में विकसित के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। ठीक है, पहले ये सोवियत संघ के साथ थे, किंतु बाद में इन्होंने लोकतंत्र का मार्ग चुना, बाद में डेमोक्रेसी की तरफ गए। रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया सोवियत संघ के नेतृत्व में सैन्य संगठन वार्सा संधि के पूर्व हस्ताक्षर करता है। जो वार्सा संधि जो विकसित हो गई, तो जो रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और बुल्गारिया है, जो सोवियत संघ का जो पहले मतलब पहले जो सैन्य संगठन था वार्सा संधि, उसके हस्ताक्षर करता थे। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया पूर्व में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR का हिस्सा थे ये। ठीक है, B9 के सभी सदस्य यूरोपीय यूनियन EU और उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के सदस्य हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन और नाटो के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के ये लोग सदस्य हैं। तो कौन कौन से देश हैं इनको याद कर लीजिए। 71 का हमारा सी सही था, तीसरा चौथा पोलैंड और हंगरी था। अब 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे किन्हें भारत के मध्य भाग से होकर कर्क रेखा से गुजरने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ए, उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत वर्ष भर उच्च तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर अयनांत पर संपूर्ण भारत में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सूर्य को अवलोकित किया जाता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 1 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो बताइए। तो 72 का हमारा ए सही है। देखिए, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं जिन्हें व्यापक तौर पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कौन से कारक जो है भारत की जलवायु को नियंत्रित करते हैं? जैसे क्या उसकी स्थिति है, उच्चावच संबंधी कारक है ना, मतलब कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, वो उच्चावच। वायुदाब पवन संबंधी कारक, वायुदाब प्रेशर क्या है, विंड कैसी है। अक्षांश स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारकों में से एक। ठीक है, किस अक्षांश पर है, क्या स्थिति है, ये सब इसमें डिफाइन करते हैं। कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में भारत के मध्य भाग से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो आपको पता होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के मध्य से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। जो उत्तरी भाग है वो किस में आ जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण क्षेत्र में। और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। और कर्क रेखा के जो दक्षिण में क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय, मतलब गर्म वाले क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा से अधिक निकट, भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण वर्ष पर उच्च तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। देखिए क्या होता है ना, इक्वेटर जो बीच में है 0 डिग्री, वहाँ पर क्या है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो वहाँ गर्म रहता है, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो उसके पास होने के कारण वो जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पर क्या होता है, पूरे साल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और मतलब टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होता, मतलब ठंडी गर्म एकदम गर्म ही ज़्यादा रहता है, कम तापांतर रहता है इसमें। तो एक सही है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो क्षेत्र है
वो भूमध्य रेखा से थोड़ा दूर है, तो वह क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और लेकिन वार्षिक तापांतर ज़्यादा होता है ना। आप देखते हैं कितनी अभी सर्दी पड़ती है, फिर ठंडी पड़ती है, तो तापांतर भी बहुत ज़्यादा होता है, विषम जलवायु पाई जाती है। भारत पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड उत्तर से 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड्स उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। कर्क रेखा स्थलीय भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को चिन्हित करने वाला एक वृत्त होता है कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री पर, जहाँ 21 जून को दोपहर में सूर्य प्रत्यक्ष रूप से सिर के ऊपर की ओर होता है। तो 21 जून को क्या होता है, सूरज जो है एकदम ऊपर की ओर होता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, ठीक है, गर्मी की शुरुआत हो जाती है। कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी भारत में उत्तरी गोलार्ध के उत्तरायण पर ऊर्ध्वाधर सूर्य का अवलोकन नहीं होता है। तो 72 का हमारा ए सही है, मतलब पहला कथन तो सही है, ठीक है। दूसरा गलत है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनान पर संपूर्ण भारत में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सूर्य को अवलोकित किया जाता है, मतलब कि जो हमारा सन होता है वो सीधे सिर के ऊपर, तो कर्क रेखा से ऊपर डायरेक्ट उसकी वो सनलाइट नहीं पड़ती है, ठीक है, थोड़ी तिरछी पड़ने लगती है, तो फिर वो सेकंड हमारा गलत हो गया। तो 73 देखते हैं। सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? एक, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। दूसरा, अन्य सभी ग्रह का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से कम है। तीसरा, सभी ग्रहों का कम से कम एक प्राकृतिक उपग्रह होता है। तो कौन सा सही है? 1 2 1 3 2 या 2 3? 73 का हमारा ए सही है। देखिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घड़ी की मतलब विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। कथन दो सही है कि 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व के साथ पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है, तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, 5.5 है, समझ लीजिए। दूसरा उच्चतम घनत्व वाला ग्रह बुध है, जिसका घनत्व 5.44 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है, उसके बाद दूसरा बुध का है। कथन 3 सही नहीं है। बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों का कम से कम एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं, जैसे हमारा चांद है इस तरीके से, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट कोई नहीं है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 16 हैं, इसी तरह अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं। सौरमंडल के बारे में अन्य जानकारी। आकार की दृष्टि से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, ठीक है। शनि 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर को छोड़कर सभी ग्रहों का घनत्व जल के घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक है, ठीक है। तो शनि को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं उनका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है, इसलिए यदि शनि को जल के एक बहुत बड़े कुंड में डाला जाए तो वह तैरता रहेगा, जबकि अन्य सभी ग्रह डूब जाएंगे। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि अगर शनि ग्रह को हम पानी में डालें, ठीक है, वैसे डाल नहीं पाएंगे, तो वो तैरता रहेगा, ठीक है, बाकी डूब जाएंगे क्योंकि शनि ग्रह का घनत्व कम है। तो 73 का हमारा ए सही है, एक और दो सही है, तीसरा सही नहीं है। अब क्वेश्चन 74 देखते हैं। प्राप्त होने वाले सौर विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला सूर्यताप उपसौर की अपेक्षा अपसौर की स्थिति में अधिक होता है। दूसरा, भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंध की तुलना में अपेक्षाकृत कम सूर्यताप प्राप्त करती है। तो कौन से सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 74 का हमारा बी सही है, मतलब दूसरा सही है, पहला नहीं। देखते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। तो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है, मतलब हमें जितना भी ऊपरी सतह में वायुमंडल के जो एनर्जी प्राप्त होती है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी के अंतर के कारण होता है। क्यों होता है कि मतलब कभी सूर्य पृथ्वी के पास होता है, कभी थोड़ा और दूर होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। मतलब 4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे दूर होती है, मतलब दूरी उसकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर, इसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। जब वो दूर होती है तो उसको कहते हैं अपसौर, याद रखिए, ठीक है। और 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 147 मिलियन किलोमीटर दूर होती है, ठीक है। और क्या होता है, 3 जनवरी को सबसे निकट होती है पृथ्वी, 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, ठीक है, और अ, और 3 जनवरी को सबसे निकट होती है, ये ध्यान रखिए।
और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। जब निकट होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, जब दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब ऐसे याद कर लीजिए, इसको याद करने की ट्रिक, मतलब निकट उपसौर मतलब उप में याद रख लिए ऊपर, बिल्कुल ऊपर ही है तो सबसे निकट है। अपसौर मतलब थोड़ा सा दूर है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप जो है इंसोलेशन 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। तो 3 जनवरी को सबसे ज़्यादा हमें सूर्यताप प्राप्त होता है पृथ्वी को। हालांकि सूर्यताप की भिन्नता का यह प्रभाव अन्य कारकों जैसे भूमि और समुद्र का वितरण और वायुमंडलीय परिसंचरण द्वारा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे ये जो मतलब चेंज होता है सूर्यताप प्राप्त होने में, लेकिन दूसरे भी कारण जैसे पृथ्वी समुद्र का वितरण जो होता है, वायुमंडलीय परिसंचरण मतलब जिससे हीट एक से दूसरी जगह जाती है, उससे क्या होता है, ये प्रभाव कम हो जाता है। कथन दो सही है। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में उष्ण कटिबंध के लगभग 320 वाट पर किलो प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों में लगभग 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। मतलब जो सूर्यताप की मात्रा है वो उष्ण कटिबंध में हमें कितनी ज़्यादा मतलब सूर्यताप प्राप्त होता है, 320 वाट प्रति किलोमीटर वर्ग मीटर, सॉरी। ठीक है, और ध्रुवों पे 70 वाट प्रति वर्ग मीटर, मतलब काफ़ी कम सूर्यताप प्राप्त होता है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्यताप है, वो कहाँ मिलता है हमें? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं होते तो डायरेक्ट हीट आती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सूर्यताप प्राप्त होता है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम सूर्यताप प्राप्त होता है। मतलब जो विषुवत वृत्त बीच में होता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उष्ण कटिबंध जो उसके ऊपर रहता है वहाँ सबसे ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? समानतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षा कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए जो ज़मीन होती है जल्दी ठंडी और गर्म हो जाती है, तो महाद्वीपीय भाग पर अधिक, और जो पानी होता है वो देर से गर्म ठंडा होता है। तो जो महाद्वीपीय भाग पर उस पर अधिक, महासागरीय भाग की अपेक्षा उस कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब महाद्वीपीय पे ज़्यादा होता है, महासागर पे कम। शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर, मतलब जो मध्य और उच्च अक्षांश है उनमें ठंड में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। तो मैंने आपको जो एक यहाँ पे चीज़ बताई थी कि उष्ण कटिबंध मतलब यहाँ पे उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम सूर्यताप प्राप्त होता है। मैंने आपको ये बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि विषुवत वृत्त पे क्या होता है ना, बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बादल रहते हैं तो इसलिए क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है सनलाइट, तो इसीलिए उष्ण कटिबंध पे हमें ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा 74 का बी सही है, दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। ठीक है, उपसौर मैंने आपको बताया मतलब जब क्या होगा, पास होगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 75। निम्नलिखित स्थानीय पवनों पर विचार कीजिए। एक सिरोको, दूसरा मिस्ट्रल, तीसरा फॉन, चौथा चिनोक। तो उपयुक्त पवनों में से कौन सी शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु में चलती है? ए तीसरा और चौथा, बी 2 और 3, सी 1 2 4, डी 1 2 3 4। बताइए। 75 का हमारा ए सही है। देखिए, फॉन और चिनोक शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं। ठीक है, तो जो शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं, फॉन और चिनोक। स्विट्जरलैंड में फॉन पवन, ठीक है, फॉन कहाँ चलती है, स्विट्जरलैंड में फॉन पवन, और रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढलानों पर चलने वाली चिनूक पवन। ठीक है, रॉकी पर्वत श्रृंखला पे चिनूक चलती है। चिनूक पवन का स्थानीय चरगाहों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये क्या होती है, गर्म पवनें होती हैं तो ये बर्फ़ को पिघला देती है, तो मतलब पशुओं को चरने के लिए फिर घास मिल जाती है, इसीलिए इसमें लिखा है ये कि ये स्थानीय चारगाहों को काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये गर्म पवनें और तापमान को लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इससे सर्दियों और शुरुआती बसंत में हिम पिघलते हैं, जो कृषि के लिए लाभदायक होता है। मैंने आपको बताया गर्म नम पवनें भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलती हैं। ठीक है, जो गर्म नम पवनें होती हैं और अल्प्स के दक्षिणी ढलानों पर वर्षा लाती हैं। तापमान में रुदोष में वृद्धि, एडियाटिक राइज के कारण यह पवनें गर्म हो जाती हैं और जिससे अपनी मूल विशेषताओं को खो देती है और स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में एल्प्स के उत्तरी ढलानों पर उतरती है। इस शुष्क गर्म पवन को फॉन कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं फॉन। ठीक है, सिरोको और मिस्ट्रल जो है भूमध्य सागरीय जलवायु की स्थानीय पवनें हैं। ठीक है, जो सिरोको और मिस्ट्रल है वो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है हमारा, उसकी जलवायु की स्थानीय पवनें हैं। सिरोको एक गर्म शुष्क धूल भरी पवन होती है जो सहारा मरुस्थल में चलती है। सिरोको चलती है सहारा मरुस्थल में। ये वर्ष के किसी भी समय चल सकती है, किंतु बसंत ऋतु में सर्वाधिक चलती है। यह मरुस्थल के अंदरूनी भागों
से ठंडे भूमध्य सागर की ओर दक्षिण से उत्तर दिशा में बाहर की ओर चलती है। भूमध्य सागर के आसपास के विभिन्न देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिस्ट्रल ये उत्तर में चलने वाली एक ठंडी पवन है जो फ्रांस में रोन घाटी से भूमध्य सागर पर चलती है। तो 75 का हमारा ए सही है। तीसरा और चौथा है जो शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु है। अब 76 देखते हैं, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा से उत्तर भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या ठहराया जा सकता है। एक, उत्तर भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपीयता। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला में होने वाला हिमपात। तीसरा, कैस्पियन सागर में आने वाली ठंडी पवनें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से उत्तर चुनिए। एक दो, दो तीन, एक दो तीन या एक बताइए। 76 का हमारा सी सही है। देखिए, सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के 3 प्रमुख कारण है। मतलब अभी उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंड की होती है, उसके 3 मुख्य कारण है। महाद्वीपीयता, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के नियंत्रण प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको बताया कि जो स्थल भाग होता है वो जल्दी ठंडा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो और वो समुद्र से दूर जो भाग होता है तो वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है उसके प्रभाव से दूर होने के कारण। निकटवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखला में हिमपात से शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है। जब हिमालय पे बर्फ गिरती है तो उससे भी शीतलहर उत्पन्न होती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में ठंड और कोहरे के साथ शीतलहर लाती हैं। ठीक है, तो कैस्पियन सागर जो है और तुर्कमेनिस्तान से जो ठंडी पवनें हैं वो भारत के उत्तर पश्चिम भागों में ठंड और कोहरा लाती है फरवरी में। पूर्वी जेट स्ट्रीम 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर तभी स्थापित होती हैं जब पश्चिमी जेट स्ट्रीम जून के माह के आसपास पीछे हट जाती है। ठीक है, इस पूर्वी जेट स्ट्रीम को भारत में मानसून की तीव्रता के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंडी जलवायु में भूमिका नहीं निभाता है। तो 76 का हमारा सी सही है, तीनों ही सही थे। अब 77 देखते हैं, सामग्री वितरण नेटवर्क जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये सर्वरों के भौगोलिक रूप से वितरित समूह को संदर्भित करता है जो इंटरनेट सामग्री की तीव्र आपूर्ति के लिए एक साथ काम करते हैं। दूसरा, भारत में सामग्री वितरण नेटवर्क भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित होते हैं। तो कौन सा सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 77 का हमारा सी सही है, दोनों ही सही है। देखिए, हाल ही में दूरसंचार कंपनियों ने सामग्री वितरण नेटवर्क को विनियमित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो जो दूरसंचार कंपनियां हैं वो कह रही है कि जो सामग्री वितरण नेटवर्क है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, उसको विनियमित करें। सीडीएन को नेट न्यूट्रलिटी पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की वर्ष 2017 की अनुशंसाओं से बाहर रखा गया था। तो जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है उसको नेट न्यूट्रलिटी पर जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की जो अनुशंसा थी उससे बाहर रखा गया था। सीडीएन नेटवर्कों के भौगोलिक रूप से वितरित समूह को संदर्भित करता है जो इंटरनेट सामग्री की तीव्र आपूर्ति के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो सीडीएन क्या है? नेटवर्कों के भौगोलिक रूप से वितरित समूह को संदर्भित करता है। क्या है? जो इंटरनेट सामग्री की तीव्र आपूर्ति के लिए एक साथ काम करते हैं उन नेटवर्कों को दिखाता है। सीडीएन HTML पेजों, जावास्क्रिप्ट फाइलों, स्टाइल शीट, चित्रों, वीडियो सहित इंटरनेट सामग्री को लोड करने के लिए आवश्यक परिसंपत्तियों के त्वरित हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करता है। सीडीएन सेवाओं की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और आज अधिकांश वेब ट्रैफिक सीडीएन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसी प्रमुख साइटों का ट्रैफिक शामिल है। चूँकि सीडीएन वेब सामग्री को होस्ट नहीं करता है, उचित वेब होस्टिंग की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए नेटवर्क एस पर कैशे सामग्री की मदद करता है। कैशे सामग्री से वेबसाइट के प्रदर्शन में सुधार होता है। कई वेबसाइट पारंपरिक होस्टिंग सेवाओं द्वारा अपने प्रदर्शन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघर्ष करती हैं। यही कारण है कि सीडीएन का विकल्प चुनते हैं। वेबसाइट होस्टिंग के लिए बैंडविड्थ उपभोग लागत वेबसाइट के लिए एक प्राथमिक खर्च है। कैशिंग और अन्य अनुकूलन के माध्यम से सीडीएनएस एक मूल सर्वर द्वारा प्रदान की जाने वाले डेटा की मात्रा को कम करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार ये वेबसाइट स्वामियों के लिए होस्टिंग लागत को कम करते हैं। तो 77 का सी सही है, मतलब एक और दो दोनों ही सही थे। अब क्वेश्चन 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण विसंगति पथ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, ये पृथ्वी की सतह पर उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहां गुरुत्वाकर्षण का मान 0 है। बी, ये पृथ्वी के केंद्र के निकट जाने पर गुरुत्वाकर्षण के घटते मान को दर्शाता है। सी, ये पृथ्वी के केंद्र के निकट जाने पर गुरुत्वाकर्षण के बढ़ते मान को दर्शाता है। डी, ये गुरुत्वाकर्षण के अवलोकित मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के मध्य के अंतर को संदर्भित करता है। तो 78 का हमारा डी सही है। देखिए, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जी सतह पर विभिन्न अक्षांशों पर एक समान नहीं होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मतलब हर जगह एक सा नहीं होता है। यह ध्रुवों के पास अधिक और विषुवत वृत्त पर कम होता है। तो आपने पृथ्वी का शेप देखा होगा ना, चपटी ध्रुवों पे थोड़ी सी है।
तो ध्रुवों के पास गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा और विषुवत वृत्त पे कम होता है। इस कारण विषुवत वृत्त पर केंद्र से दूरी ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया विषुवत वृत्त पर जो केंद्र से दूरी है वो ज़्यादा होती है। गुरुत्वीय मानवीय पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान के अनुसार अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थ के द्रव्यमान का असमान वितरण इस मान को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पृथ्वी में क्या है, जो पदार्थ है उसके द्रव्यमान का असमान वितरण है। विभिन्न स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण का अंकन रीडिंग कई अन्य कारणों से प्रभावित होता है। यह अंकन अपेक्षित मानों से भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। इस प्रकार के अंतर को गुरुत्वाकर्षण विसंगति, ग्रेविटी एनोमैली कहा जाता है। ठीक है, तो 78 का हमारा डी सही है कि क्या है गुरुत्वाकर्षण विसंगति। ये गुरुत्वाकर्षण के अवलोकित मान तथा गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के मध्य के अंतर को संदर्भित करता है। 79 देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। दूसरा, ये तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है। तीसरा, इन द्वीपों को 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, केवल एक दो, केवल दो तीन। तो कौन सी सही नहीं, ये बताना है। तो 79 का हमारा डी सही है। देखिए, भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और मिनिकॉय समुद्र मलाबार तट से दूर अरब सागर में अवस्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। ठीक है, ये 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट देशांतर के मध्य फैले हुए हैं। इन द्वीपों का पूरा समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। तो एक सही है कि प्रवाल से बने हैं। ठीक है, इन द्वीपों के पूरे समूह को 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया गया है, इसलिए कथन एक सही है और 2 और 3 नहीं है। ठीक है, तो 2 3 सही नहीं है, केवल एक सही है, इसलिए ए आंसर है 79 का। अब 80 देखते हैं। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। मरुस्थलों की प्रकार विशेषता। एक, हमादा, इसकी विशेषता ऊबड़ खाबड़ बालू टिब्बों के विशाल खंड। दूसरा, रेत, कोणीय कंकड़ और बजरी की विस्तृत चादरें। तीसरा, अयर्ग, नग्न चट्टानों के बड़े खंड। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो तीन, केवल दो या केवल एक तीन। तो 80 का आंसर हमारा सी है। देखिए, एक सही नहीं है। हमादा एक चट्टानी मरुस्थल है। कैसा है? चट्टानी। इसमें नग्न शैलों के बड़े शैल पृष्ठ होते हैं जिस पर रेत और धूल पवन द्वारा साफ हो जाते हैं। ठीक है, चट्टानी मरुस्थल है, ध्यान रखिए। अनावृत चट्टाने रेत और धूल कणों द्वारा अच्छी तरह से चिकना और पॉलिश कर दिए जाते हैं। ये प्रदेश नग्न और ऊसर या अनुर्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा सही है। रेग एक पथरीला मरुस्थल है। कैसा है? पथरीला। ये कोड़िए कंकड़ और बजरी की विस्तृत चादरों से बना है जिसे पवने अपवाहन उड़ाकर ले जाने करने में सक्षम नहीं होती है। ठीक है, लीबिया और मिस्र में इसके लिए सैरिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अफ्रीका में अन्यत्र पथरीले मरुस्थल को रेग कहा जाता है। ठीक है, तो पथरीला मरुस्थल कहलाता है रेग और हमदा एक चट्टानी मरुस्थल है, ये ध्यान रखिए। एर्ग एक रेतीला मरुस्थल है। यह रेत का समुद्र है जो मरुस्थलीय दृश्यों के लोकप्रिय दृश्य को दर्शाता है। पवने मरुस्थलों के बीचों बीच ऊंचे नीचे बालू टिब्बों के विशाल हिस्सों का निक्षेप करती हैं। टिब्बा सतहों पर तरंगों के पेचीदा प्रतिरूप पवनों की दिशा का संकेत करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा रेतीला रेगिस्तान। तो 80 का हमारा सी सही है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म, सॉरी, ये वीडियो ख़त्म होता है। तो फिर बाकी के हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।